Hello everyone, Sahil Khan this side. So in this video we are dealing with constitutional and non-constitutional body. So we are starting with constitutional body and first is election commission. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आर्टिकल कौन सा है 324 परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑल इंडिया बॉडी है। इलेक्शन किस किस का कराते हैं? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का। किसका नहीं कराते हैं? पंचायत का, म्यूनसिपाल्टी का। तो इनका कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की कि वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन का अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। और जो अदर हैं, जो मैंने एक्स लिखा है, उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ही, लेकिन कंसल्ट कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। इनके अलावा रीजनल कमिश्नर होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कंडीशन एंड द सर्विस ऑफ टेन्योर, तो कंडीशन ऑफ द सर्विस और जो टेन्योर है वो कौन डिसाइड कर रहा है? प्रेसिडेंट। 1950 में सिंगल बॉडी थी, 1989 में डबल बॉडी बन गई, फिर 1990 में दोबारा से सिंगल बॉडी बन गई, 1993 में फिर 2 मेंबर ऐड कर दिए गए। इक्वल पावर और इक्वल सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिम्यूनरेशन और जो पावर और सैलरी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इक्वल टू द अदर इलेक्शन कमिश्नर एंड इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट के जज के। अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आ जाता है ओपिनियन में तो मेजोरिटी जो डिसाइड करेगी वही फाइनल वर्डिक्ट होगी। 6 ईयर एंड 65 इज़ द एज लिमिट। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। स्पेशल मेजोरिटी लगेगी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ग्राउंड्स क्या हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो रीजनल का रिमूवल कर रहे हैं तो कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन चलेगी उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन नोट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन टर्म्स, ठीक है, ये याद रखना है। और बाद में नोट डिबार्ड रिटायरिंग सर्विस, तो रिटायरमेंट के बाद सर्विस को कोई डिबार्ड नहीं है, मतलब रोक नहीं है। असिस्ट कौन कौन कर रहा है, किस किस लेवल पर कर रहा है? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है वो असिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारा असिस्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कर रहा है? कलेक्टर है वो असिस्ट कर रहा है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एक होता है पोलिंग ऑफिसर, उसको कौन अपॉइंट कर रहा है? कलेक्टर। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो नोट रन ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे वो नहीं रहते। इसका मतलब क्या है कि उन्हें जब चाहे प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता है, बिकॉज जैसे गवर्नर को कर सकता है तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो एक प्रोसीजर है कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जा सकता है, उसी सेम तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हैं। रिटायरमेंट के बाद फर्दर अपॉइंटमेंट होती है। ओके, सो अब फंक्शन टेरिटोरियल एरिया को डिफाइन करते हैं, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी को रजिस्टर करते हैं, रिवाइज करते हैं रोल्स को, वोटर को रजिस्टर करते हैं, डेट शेड्यूल रिकोगनाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उनके सिंबल को, अपॉइंट ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करते हैं, पूलिंग करते हैं, रोस्टर फॉर द पब्लिसिटी। सो ये इनके फंक्शन है। इम्पोर्टेंट बात कहाँ है यहाँ कि जो एडवाइस है ये करते हैं किसको? प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमए और एमएलए होता है। ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और गवर्नर को फॉर द एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन। सो ये था पूरा इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, एसपीएससी एंड यूपीएससी। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल है 315 टू 323। पार्ट कौन सा है? X4 मतलब 14। पहले एज की बात कर लेते हैं। तो 6 ईयर एंड 62 फॉर द एसपीएससी एंड 6 ईयर 65 फॉर यूपीएससी। ओके, अब बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। एक चेयरमैन होगा और एक्स मतलब कि इसके मेंबर्स होंगे अलग, जिनकी जो स्ट्रेंथ होती है 9 से लेकर 11 होती है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ठीक है,
इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ये बात कर ली है। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये हमें पता है ये बात। चेयरमैन को अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, ठीक है। रिमूव्ड कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। और जो इनके मेंबर हैं इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है विद द कंसल्टेशन ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी एक्सेप्ट ये बताया कि जो 1/2 मतलब हाफ 50% जो मेंबर हैं उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस या स्टेट सर्विस में। कंडीशन ऑफ द सर्विस डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, 6 साल 65 ईयर, ये मैंने एज बता दी है। फॉर SPSC 62 हो जाएगी। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द एक्टिंग चेयरमैन, ये कह रहा है कि अगर चेयरमैन नहीं है तो जब वैकेंट होता है या फिर अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, कौन? हमारा चेयरमैन, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक्टिंग चेयरमैन को अमंग द मेंबर्स। रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, कब कब किन किन कंडीशन में? इंसॉल्वेंट हो जाए, पेड एम्प्लॉयमेंट कहीं और कर रहा है, या फिर अनफिट फॉर द सर्विस हो जाए। इसका जो ग्राउंड है रिमूवल का वो क्या है? मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देंगे केस को और एक इंक्वायरी बैठेगी। जो भी इंक्वायरी फाइनल वर्डिक्ट देगी वो बाइंडिंग रहेगा फॉर द प्रेसिडेंट, और उस टाइम पे फिर जो चेयरमैन या फिर मेंबर है उनको क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इनकी जो इंक्वायरी है उसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा फॉर प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट के लिए। मिसबिहेवियर, ठीक है, ये SPSC और UPSC के केस में ना जो मिसबिहेवियर है इसको डिफाइन किया गया है। तो उसमें क्या है कि इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट का कोई भी काम चल रहा है, या फिर कहते हैं ना कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें इंटरेस्ट है, या फिर प्रॉफिट और बेनिफिट ये चीज़ किसी चीज़ में है वो। और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए वो किसी भी मतलब कि एजेंसी का या फिर फर्म का, ये भी है कुछ। नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड टर्म, तो दूसरे टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। इसकी रिकमेंडेशन ओनली एडवाइजरी है, ठीक है। और एक कमेटी होती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो इसमें ना अगर कोई भी इनका जो काम है या फिर एडवाइस है वो अगर मानी गई है तो इस जो कमेटी है इससे अप्रूव्ड होती है वो बात, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। दूसरी बात कह रहे हैं कि एन इंडिविजुअल मस्ट नोट पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द UPSC। ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल, एक मिनिस्ट्री की इतनी पास पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे एडवाइस ऑफ द UPSC, इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, ओके। प्रेसिडेंट मेक द रूल फॉर द ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस, UPSC कंसल्ट करते। ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट कोई रूल बना रहे हैं किसके लिए? रिजर्वेशन के लिए या फिर ऑल इंडिया सर्विस के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि UPSC को हमेशा ही वो कंसल्ट करे, बिना कंसल्ट करके बना सकता है। और फिर बाद में 14 डेज़ को मिलता है कि वो उसको पार्लियामेंट रिपेल कर दे। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेटरी बॉडी है, ठीक है। हरियाणा पंजाब की थी पहले 1960 में, अब नहीं है, अब अलग अलग सेपरेट हो गई है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, रिमूव्ड करता है, और रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को ही। अब बात करते हैं जो इनका रेम्यूनरेशन होगा ना वो भी ये आपस में शेयर करते हैं शायद, ओके। अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर रहा है यहाँ पे GPSC में? प्रेसिडेंट। और फॉर SPSC की बात करेंगे तो उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर। और रिमूव कौन कर रहा है? गवर्नर, ठीक है। बाकी ख़त्म हो गया ये वाला चैप्टर। नाउ अब किसकी बात कर लेते हैं? अब कर लेते हैं फाइनेंस कमीशन की। सो दिस इज़ अबाउट द फाइनेंस कमीशन। 280 आर्टिकल है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, पर जनरली ऐसे ही होता है, यूजुअली, कन्वेंशनली कह लो, कैसे कह लो। अर्लियर नेसेसरी, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पहले भी 2 साल में भी कर सकता है, 3 साल में भी, 6 साल में भी, ठीक है। चेयरमैन होगा और 4 उसके मेंबर होंगे। इसके अलावा 5 मेंबर बॉडी होती है। और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। पीरियड कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। क्वालिफिकेशन और द मैनर ऑफ द इलेक्शन, मैनर ऑफ द क्वालिफिकेशन, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? क्वालिफिकेशन इसकी पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या चाह जाएगा कि अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, और क्वालिफिकेशन कौन रिकमेंड करेगा या फिर कौन सजेस्ट करेगा? पार्लियामेंट। सो
अब बात कर लेते हैं चेयरमैन की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और मेंबर की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो चेयरमैन होगा जो, उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एक जो मेंबर है वो जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा जो मेंबर होगा फाइनेंस और अकाउंट में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तीसरे को फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथे को इकोनॉमिक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी ट्रिक है JFFE। अब बात कर रहे हैं कि अभी 16 फाइनेंस कमीशन चल रही है और 16 फाइनेंस कमीशन है जो, उनके हमें बताना है कि अभी इनके चेयरमैन कौन हैं, ठीक है। इसको सर्च कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ठीक है। ये है हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो कि 2023 में कंस्टिट्यूट हुई है। अब बात करते हैं GST की। GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आर्टिकल 279A एम्पावर द प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट। इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट GST काउंसिल बाय एन ऑर्डर। तो फिर 2016 में प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं और काउंसिल बनती है। इनका सेक्रेटरी कहाँ है? दिल्ली में। और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी इनका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंचार्ज हैं, वो इनके मेंबर होंगे। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑन अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट, ठीक है। तीन मेंबर होते हैं इनसे अलग, मतलब कि और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं होंगे, वो टोटली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। वाइस चेयरमैन हैं वो अमंग द मेंबर में होता है जो वो डिसाइड कर लेते हैं और उनका जो टर्म है वो भी वही डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये कैच है कि टर्म कह देंगे कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, नहीं, GST काउंसिल में जो टर्म है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही डिसाइड हो जाता है। चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड द कस्टम परमानेंट इनवाइटी होता है, जिसके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, ठीक है, एक ही याद रखना है, जो कि यूनियन कैबिनेट में का होता है। क्या बात रखनी है कि चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड टैक्स एंड कस्टम परमानेंट इनवाइटी होता है GST में। कोरम क्या होता है? 1/2 50% कोरम होता है। 3/4 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, इससे क्या हो सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। सेंट्रल वोट कितना होता है? 1/3। स्टेट की वोटिंग ज़्यादा होती है 2/3, और इससे डिसीजन लिया जा सकता है। कोई भी एक्ट है, कोई भी GST का जो एक्ट है वो नॉट वैलिड, ठीक है, इनवैलिड नहीं कहा जाएगा अगर वैकेंसी हो रही है, ठीक है, डिफेक्ट आ गया है अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है, या फिर प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी है। अगर ये 3 फ्रेज हमको सीधे याद रखने हैं कि अगर ये चीज़ आ गई तो एक्ट है वो इनवैलिड नहीं होगा, नॉट वैलिड, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338, ठीक है। इसमें पहले क्या होता था, 1950 की बात चल रही है, कब की चल रही है, पहले की बात चल रही है। स्पेशल ऑफिसर ऑफ द SC/ST रहता था, जिसका कमिश्नर होता था कमिश्नर ऑफ SC/ST। 1978 में क्या करा, गवर्नमेंट ने इसको नॉन स्टेटरी डिक्लेयर कर दिया और मल्टी मेंबर की एक कमीशन बनाने का डिसीजन लिया, जिसको रीनेम किया गया 1987 में नेशनल कमीशन फॉर द SC/ST, ठीक है। इसको बना दिया हमने स्टेटरी कमीशन। और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में हाई लेवल मल्टी मेंबर NCST बनी है, जिसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये बन गई कमिश्नर ऑफ SC/ST 1986। फिर क्या हुआ, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर उसने क्या करा, इनको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, नेशनल कमीशन ऑफ SC, नेशनल कमीशन ऑफ ST। इसका आर्टिकल है 338 और इसका है 338A,
ओके। नाउ इस चेयरमैन, अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं कि एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और कुछ अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट एंड सील, उनके हाथ में वारंट देंगे एंड सील। टेन्योर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, जो इनकी रिकमेंडेशन होगी वो एडवाइजरी होंगी। ऑल पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की उनके पास पूरी पावर रहेंगी टू वाइल इंक्वायरिंग द केसेस, ठीक है। और जो इसका प्रोविज़न है वो सारा मतलब कि सेफ गार्ड करना और स्ट्रेंथ करना, वो एंग्लो इंडियन के लिए भी कवर है। कौन से में? इसमें SC में वाले में। तो पूछ लेगा कि एंग्लो इंडियन के लिए भी कौन से किस में प्रोविज़न है, कौन सी कमीशन में? तो NC/SC शेड्यूल कास्ट में। NC/ST की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब 338A अभी बात करी थी। तो 199 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बनी थी, ठीक है। 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर सेपरेट बनी थी। 389 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये डिवीज़न हो गया था, 338 वाला और 338A वाला। तो NC/ST बनती है 2004 में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि कौन कौन थे। यूनियन, वाइस चेयरमैन, मतलब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर। तो ये 5 मेंबर बॉडी रहेगी। कौन कौन सी? NC/SC, NC/ST और NC/BC। तो कौन कौन? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्लस 3 मेंबर और, ठीक है। वारंट एंड सील, टेन्योर प्रेसिडेंट। NC/BC की बात कर लेते हैं। मंडल कमीशन थी, 1993 की बात चल रही है। तो उन्होंने अपना क्या दिया था डिसीजन, एक कमीशन थी और फिर उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया वहाँ पे। तो 102 इसके बेस पे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और आर्टिकल 338B से हमारी क्या नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एस्टेब्लिश की गई। अब इसका देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशन कौन? सब प्रेसिडेंट कर रहा है, वारंट अंडर हैंड। और इसका भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही रहेगा कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्लस 3। देखो NC/BC, NC/ST, NC इसमें सब कुछ प्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं आ रहा है यहाँ पे तीनों में। अब बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 350B। नोट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जब बैठी थी तो वहाँ पे इसका जिक्र छिड़ा था। कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट हो रहा था उस टाइम? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसने क्या करा, 350B पार्ट 17 इसको बनाया। तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ उन्होंने बताई इसमें अमेंडमेंट में कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ माइनॉरिटी होना चाहिए जो कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे, और दूसरा कि ये स्पेशल ऑफिसर ऑफ माइनॉरिटी की क्या है ड्यूटी टू सेफ गार्ड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं बताता, क्वालिफिकेशन, सर्विस, सैलरी, टेन्योर, प्रोसीजर, रिमूवल एंड द ग्राउंड ऑफ द स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब बात कर लेते हैं ऑफिस जो क्रिएट किया गया था ये, तो ये कब किया गया था? 1957, ठीक है, 1957 में। हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। 3 रीजनल ऑफिस हैं इसके, कर्नाटक बेलगांव में, तमिलनाडु चेन्नई में, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में। असिस्टेड बाय द डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ये असिस्ट करते हैं। एट द सेंटर पे, सेंटर लेवल पे क्या कमिश्नर फॉल अंडर द, जो सेंटर लेवल पे जो कमिश्नर है ना वो फॉल कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर, ठीक है, जो कि सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट थ्रू यूनियन मिनिस्टर अफेयर, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। किसके थ्रू? यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। जो मैंने रेड से हाईलाइट किया मतलब इसका मतलब ये फंसा सकता है भाई, एडवाइजरी रोल है, ठीक है। और माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अब बात करते हैं कैग की। आर्टिकल 148 गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 बुलवर्क हैं, मतलब कि अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन हैं। कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, UPSC, कैग। तो इट इज़ वन ऑफ द 4 बुलवर्क्स। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है वारंट एंड सील के थ्रू। अब और ओथ है वो लेते हैं ये प्रेसिडेंट, इनको ओथ दिलाते हैं। 6 ईयर 65 इनकी एज क्राइटेरिया है।
और ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। आप चाहे एक्ट बना के ये चीज़ बना सकते हैं। तो कैग एक्ट 1971 ये बताता है कि इसकी एज क्या रहेगी, 6 ईयर इसका टर्म एंड 65 एज। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, तो सुप्रीम कोर्ट का जज का जो ग्राउंड है रिमूवल का वो क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, स्पेशल मेजोरिटी यूज होगी, वी ऑलरेडी नो दैट। और वी नॉट होल्ड द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है यार, सुप्रीम कोर्ट के जज से अगर इसका रिमूवल हो रहा है प्रोसेस, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से रह गया, अपने मन से थोड़ी हटा सकता है प्रेसिडेंट इसको। सैलरी बाय द पार्लियामेंट, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि कैग में सब कुछ प्रेसिडेंट कर रहे हैं, पर सैलरी के बारे में कौन, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर देगी। कंडीशन ऑफ द सर्विस प्रेसिडेंट, ठीक है। सो अब 3 रिपोर्ट होती हैं इसकी ऑडिट करने के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट, एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, फाइनेंशियल अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, ये याद रखना है। हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट, ये हमने बात कर ली है। डिपार्टमेंट नॉट एलिजिबल फॉर द फ्यूचर ऑफिस, ये याद रखना है कि नॉट एलिजिबल फॉर द फ्यूचर ऑफिस। अब बात करते हैं अटर्नी जनरल की, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन द कंट्री, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन द कंट्री अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं सेम वैसे इसके बराबर होता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे इसका वो होता है कि स्ट्रक्चर वगैरह, रिमूव भी ऐसे करेंगे। अपॉइंटेड बाय जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का रिम्यूनरेशन होगा शायद ये। सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। जज ऑफ हाई कोर्ट 5 ईयर का होना चाहिए, एलिजिबिलिटी है। एडवोकेट और क्वालिफिकेशन, एडवोकेट 10 साल का होना चाहिए या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन बता रखी है कि अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो हम इसको अटर्नी जनरल को क्या करते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल का होना चाहिए, या फिर एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए 10 साल का, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द व्यू ऑफ आई ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म, प्रोसीड्यूर और ग्राउंड और रेम्यूनरेशन नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखना है। रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहता है। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट को देता है। कन्वेंशनली रिजाइन, ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है, नॉर्मली कन्वेंशनली रिजाइन कर जाता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। रिम्यूनरेशन नॉट फिक्स इन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिम्यूनरेशन जो पैसे फिक्स सैलरी है जो इनकी, वो कहाँ से आती है, वो कौन डिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, फिक्स नहीं हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 143, ऑडिटेबल ऑल द कंट्री। जो प्रिविलेज होती है ना, वो एमपी के बराबर होती है इसकी, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद ये बात करते हैं इनका जो लोकसभा और राज्यसभा में वो क्या राइट होता है, कि ये कहीं भी ऑडियंस बन के कोई से भी कोर्ट में जा सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, और जिस जॉइंट सीटिंग में भी जा सकते हैं, और जिस क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट्री कमेटी में इनका नाम मेंशन है वहाँ पे ये बैठ सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। नोट है वोटिंग राइट, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं होते, नो राइट टू वोट। अब कुछ चीज़ें हैं जो ये नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई एडवाइस नहीं दे सकते, किसी का जो केस है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं अपील कर सकते। अगर वो ये किसी क्रिमिनल केस को डिफेंड कर रहे हैं किसी को भी, तो ये विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन नहीं कर सकते। ये किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते विदाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन। किसी भी मिनिस्ट्री को एडवाइस नहीं दे सकते जब तक कि लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट एंड द लीगल अफेयर, जो हमारी मिनिस्ट्री है या फिर जो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ से अप्रूवल नहीं मिल जाए या प्रपोजल नहीं मिल जाए। ये गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते, नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और ये नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट
ठीक है, एक्टिविटीज़ इन द ऑक्यूपेशन, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, नॉट डिबार्ड। पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है इफ़ द केस इज़ क्रिमिनल इन नेचर। एक होता है सोलिसिटर जनरल ऑफ द इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वो होता क्या है कि इसको असिस्ट करते हैं, किसको, एजीआई को। एजीआई नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट, कैबिनेट का मेंबर नहीं होते एजीआई, ठीक है, लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव के होते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये स्टेट लेवल पे होते हैं, सेम यही जो हमने बात करी एजीआई की। तो ये क्या होते हैं, आर्टिकल 165, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जो इनका अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं। जज ऑफ द हाई कोर्ट के बराबर इनकी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। 10 साल का ऑफिस हो जज, 10 साल तक का एडवोकेट हो, या फिर सिटीजन ऑफ द इंडिया हो। देखो यहाँ पे वो नहीं है ज्यूरिस्ट ऑफ द इंडिया, बिकॉज हाई कोर्ट के एलिजिमेंट में या क्वालिफिकेशन में ज्यूरिस्ट नहीं होता। टर्म, प्रोसीडियर, रेम्यूनरेशन नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन करेंगे, हमारे प्लेजर ऑफ गवर्नर पे रहते हैं। रेजिग्नेशन भी गवर्नर को देंगे। और वही था कि कन्वेंसली रिज़ाइन कर देते हैं जब सीओएम रिज़ाइन करते हैं। रेम्यूनरेशन नॉट फिक्स, डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड रहते हैं। वही इसमें आ गया कि एडवाइस करेंगे, लीगल ड्यूटीज़ असाइन करेंगे गवर्नर को, जो हमने इसमें पढ़ा था। आर्टिकल हैं कुछ, आर्टिकल 165 अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, 177 राइट्स ऑफ एजीआई फॉर लोकसभा, सॉरी एसएलए एंड एसएलसी, 194 पावर एंड प्रिविलेजेस। सो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ख़त्म हो गई ही हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ख़त्म हो गई है। चलो यार, नेक्स्ट वीडियो में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी